नमस्कार। जी जनाब, बातों बातों में हमारे दोस्तों से, हमारे दर्शकों से ये अनुरोध है कि हमारी ये वार्ता कैसी लगी, उसको हमको कमेंट में लिख के ज़रूर बताएँ। आज हम बात करेंगे कॉकरोचों पर। कॉकरोचों मतलब कॉकरोच पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी। आपको पता होगा कि हाल ही में जब भारत के देश के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने जब एक केस के सिलसिले में ये कहा कि बेरोज़गार लाइक कॉकरोच, ये बेरोज़गार कॉकरोच की तरह हैं। उसके बाद से हालाँकि उन्होंने इस पे बाद में सफाई भी दी। उसके बाद से देश में बड़ी हलचल पैदा हो गई और इसका नतीजा ये हुआ कि इधर-उधर सोशल मीडिया पे बहुत तरह-तरह की बातें होने लगी। सीजेआई को भी बैक फुट पे आना पड़े और उन्होंने इस मसले पे अपनी सफाई भी दी कि मैंने फर्जी डिग्री वालों को इस तरह से कहा था, मेरा उद्देश्य युवाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। लेकिन हिंदुस्तान के एक युवा ने अभिजीत दीपके जो कि बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसने 16 तारीख को 15 तारीख की ये घटना है, 16 तारीख को ही 16 मई को ही अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक कॉकरोच जनता पार्टी का एक इंस्टाग्राम प्लेटफ़ॉर्म बनाया, ट्विटर प्लेटफ़ॉर्म बनाया, फेसबुक प्लेटफ़ॉर्म बनाया और उसको लॉन्च कर दिया, कॉकरोच जनता पार्टी। वो एक ये कहिए सटायर था, मस्खरेपन में था, क्या था? ये तो बाद में रिज़ल्ट आने पे पता चला या अब सफाई आ रही है, अस्पष्ट था। लेकिन उसकी गति जिस तेज़ी से बढ़ी, पहले ही 2 दिन में 10 मिलियन और उसके बाद आज 7 दिन में 20 मिलियन यानी 2 करोड़ से ज़्यादा इंस्टाग्राम के फॉलोवर हो गए। सरकार के कान खड़े हुए और देखते-देखते 2 दिन पहले यानी कल परसों उनका उस पार्टी का या अभिजीत दीपकी ने जो उनका ट्विटर हैंडल था, उसको बैन कर दिया हिंदुस्तान में। और उसके बाद अब ये स्थिति आ गई है कि सरकार इतनी घबराई हुई है कि सुनने में ये आ रहा है कि महाराष्ट्र में उनके पिताजी और माताजी को धमकियाँ मिल रही हैं, वो परेशान हैं। वो कह रहे हैं मेरा बेटा तो पढ़ाई के लिए मैंने कहा था वो पढ़ने वाला है और मैं तो चाहता हूँ कि वो सर्विस में जाए। हम कोई राजनीतिक परिवार से नहीं है, ना राजनीति से हमारा लेना-देना है। हालाँकि वो स्वीकार करते हैं कि अभिजीत दीपके जब आम आदमी पार्टी बन रही थी, तो उस समय सोशल मीडिया हैंडल वो देखते थे और उस पे वो काम करते थे, लेकिन उसके बाद वो पढ़ाई में व्यस्त हो गए। तो स्थिति ये है लेकिन एक चीज़ ये तो समझ में आ गई गोयल जी कि सरकार अपने तरफ उठने वाली हर आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और हर रोज़ को वो दबा देना चाहती है। ऐसे ही कुछ कॉकरोच जनता पार्टी के मामले में हो रहा है। ऐसा लग रहा है अभी कोई पार्टी नहीं है, कोई कहीं पे वो रजिस्टर्ड नहीं है, उनका कोई संगठन नहीं है। वो अभी करेंगे क्या? वो तो एक सटायर है, एक सोशल मीडिया पे उन्होंने उसका नाम लिख दिया है। लेकिन ये इस बात का द्योतक है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। इससे लगता है कि लोगों में रोष है, लोगों में असंतोष है, सरकार के लोग खिलाफ हैं और ये एंटी इनकम्बेंसी है, इसमें कोई अब दो राह नहीं है। तो क्या कहेंगे गोविंद जी आप? देखिए, आज के जो आपने कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में बात करी है, तो युवा इतना ज़्यादा दिग्भ्रमित है, इतना परेशान है अपने भविष्य को लेकर। देश में हर जगह भ्रष्टाचार, अपराधियों का बोलबाला और संस्थाओं की मनमानी, इन सब चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा उसको निराशा हो रही है। जो संवैधानिक संस्थाएँ इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए होती हैं, वो सब बिल्कुल अपने पथभ्रष्ट हो चुकी हैं। आप बेरोज़गारी की बात सुनना पसंद नहीं करते हैं, एजुकेशन की बात पे आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि युवा लोग कहाँ जाकर अपनी बात करें। ऐसे में बेरोज़गार जो शिक्षित युवा होते हैं, उनको सिर्फ़ हमदर्दी के 2 बोल भी अगर किसी के सहारे मिल जाते हैं, तो वो उनका अपना मुरीद हो जाता है। यही वजह है कि जब कॉकरोच ने कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना एक मीम इंस्टाग्राम या ट्विटर पे डाला, तो लोगों को लगने लगा कि ये सब जितनी पुरानी पार्टियां हैं, ये सिर्फ लोगों को जुमलेबाजी करके अपनी सरकार बना लेती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो।
तो इस वजह से थोड़ी सी हमदर्दी या सहानुभूति जहां से उनको मिलने की उम्मीद होती है, वो उनसे लगातार जुड़ते चले जाते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की बात करें तो एक तो ये युवा है, 20-30 साल का लड़का, एक साफ सुथरी बात करने की बात कर रहा है, एक अपना संविधान बनाने की बात कर रहा है, पार्टी का ये संविधान होगा। आजकल की तरह नहीं है कि कोई भी रिटायर्ड जज आया उसको राज्यसभा से भेज दिया गया। उनने अपने संविधान में ये लिखा है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो संवैधानिक पद पर बैठा होगा उसको हम पार्टी से अपने जोड़ नहीं, उसको कोई दायित्व नहीं दिया जाएगा ऐसा, या उसको राज्यसभा या लोकसभा नहीं भेजा जाएगा। तो इसी तरीके से जो भ्रष्टाचार और जिस तरीके से महंगाई, मूल समस्याएं जो हैं, उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। नीट का परीक्षा पत्र पिछले 5-6 साल से लगातार लीक हो रहा है और सरकार उस पर कोई भी ध्यान देने की बात नहीं कर रही। पूरा देश में नीट की परीक्षा के बारे में चर्चा हो रही है और उसके बाद अब केंद्रीय विद्यालय की परीक्षा के बारे में बात होने लगी। मतलब जहां हाथ डालिए वहां भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। ऐसे में युवा अपने भविष्य को लेकर इतना चिंतित है कि वो करे क्या, कोई सुनने को तैयार नहीं। नकार खाने में तुलसी की आवाज कौन सुनता है। जी। युवा अपनी बात कहने जाते हैं तो लाठियां खानी पड़ती हैं, परीक्षाएं होती हैं, रद्द हो जाती हैं। तो ऐसे में और बेरोजगार युवा न्यायालय जाते हैं तो कॉकरोच बता दिए जाते हैं। जी। तो कोई भी संवैधानिक संस्था पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रही है। ये जो गुस्सा है ना, युवाओं में जो गुस्सा है संवैधानिक संस्थाओं, सरकार और इन सबकी मिली भगत के कारण है, क्योंकि जी, उनकी बात आपको सुनने याद वाला दिला दें, कोई उस नहीं। उनके संविधान में जो 5 चीजें, उसमें ये भी है कि अगर चुनाव आयोग गड़बड़ करेगा तो यूपीए की तरह मुकदमा चलाया जाएगा। बिल्कुल। गड़बड़ करोगे, वोट चोरी करोगे, फेयर बिल्कुल इलेक्शन नहीं करोगे तो मुकदमा चलाएंगे। ये सब सटायर के नहीं रूप में उन्होंने बनाया, लेकिन ये नहीं लोगों को पसंद आया। आपको बता दें कि 2023 में ये नियम बनाया गया है। जो चुनाव आयोग के जितने भी अधिकारी हैं, 2023 में चुपके से कानून लाकर इनको इम्यूनिटी दे दी है कि आप पे जिंदा रहते हुए आप पे कोई आपराधिक मामला नहीं चलेगा। नहीं यहाँ पर चलेगा, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कह दिया इतनी इम्यूनिटी तो हमको नहीं मिलती है उनको नहीं मिलती, जो किसी को नहीं है, राष्ट्रपति को नहीं ये मिली। सबको मिल रही है। राष्ट्रपति वाली इम्यूनिटी है, राष्ट्रपति को शायद है और उसके अलावा किसी को नहीं है। जी। राज्यपाल उपराज्यपाल पे तो मुकदमा हो जाता है, हो ठीक जाता जैसे है। पद, हाँ उनपे तो हो जाता है। हाँ, ये स्थिति है। और वही दूसरा घटनाक्रम अभी आया, मोदी जी सबको यहाँ संभाल के बोले विदेश यात्रा ना करो, सोना नहीं खरीदो, तेल पेट्रोल कम खर्च करो, इवन खाद्य तेल भी कम खाओ, आधा खाओ, 50% खाओ। उसके बाद 5 देशों की यात्रा पे निकल गए गर्मी, और वहां से लौट के आए ऐसो आराम करके, घूम फिर के, हाँ हु करके। आजकल बड़े मीम बन रहे हैं। पहली तो दुर्घटना हो गई नॉर्वे में, क्योंकि उनको आदत नहीं है प्रेस का सामना करने का। वहां भी उन्होंने पूरे पुख्ता इंतजाम किए थे कि कोई भी ज्वाइंट प्रेस नहीं होगी वहां के राष्ट्राध्यक्ष के साथ, वहां के प्रधानमंत्री के साथ। लेकिन जैसा कि वो प्रेस फ्रीडम में नंबर 1 है और वहां ये है नहीं, इतने के बावजूद भी वहां के एक पत्रकार ने उनसे सवाल कर दिया कि आप दुनिया की सबसे फ्रीएस्ट प्रेस का सवाल क्यों नहीं लेते। तो बड़ा बखेड़ा हो गया, वहां के अखबारों ने छापा, हिंदुस्तान में यहाँ के मीडिया को मिर्ची लगी, वो पत्रकार की ही नानत बनानत करने में लग गए। लेकिन मैसेज तो चला गया था, पूरे वर्ल्ड में चला गया था। और हमारी जो चीज है कि हम प्रेस फ्रीडम में 157 नंबर पे, वो भी सब उजागर हो गया। जो लोग नहीं जानते थे, आप जानते थे, जो लोग नहीं जानते थे वो भी जान गए। ये एक चर्चा हो गई, प्रेस फ्रीडम क्या होती है ये लोग जानने लगे, ये भी जान गए। तो ये भी हुआ। कैसे देखते हैं आप इसको? फिर उसके बाद वहां गए इटली, तो वहां पे जो मेलोडी गिफ्ट की, उसमें बॉडी लैंग्वेज कैसे ऐसी है, उसमें देश में ही नहीं, मैं देख रहा हूँ विदेशों में भी मीम बन रहे हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम में तो अब सभी लोग हैं। मैंने ऐसे कुछ मीम देखे जो विदेशी बना रहे हैं, यानी कि आप उसको आपको अच्छे से नहीं ले रहे हैं। देखिए अब हिंदुस्तान की मीडिया की बात करना तो अब तो ऐसा लगता है कि मीडिया नाम की चीज इंडिया में है ही नहीं।
मीडिया के जो एथिक्स होते हैं, वो इसमें वर्तमान जो प्रोफेशनल, जो कहा जाए कि एस्टैब्लिश्ड मीडिया हाउसेस हैं, उन्होंने तो मीडिया मतलब जर्नलिज्म करना ही छोड़ दिया। उन्होंने तो कसम खा रखी है कि हमको केवल मोदी जी की सेवा में लगे रहना है, जितना वो कह दें उतना बोलना है, जैसा कह दें वैसे ही बोलना है। तो अब वो इनको पत्रकार कहना पत्रकारिता की ये बहुत ही शर्मनाक बात होगी। और विदेशों में पत्रकारिता आज भी जिंदा है, चाहे वो यूएसए के जो प्रेसिडेंट है ट्रम्प हो, वो भी अपनी मीटिंग से, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल लेते हैं, भले ही जवाब ना दें लेकिन सवाल लेते हैं। और विदेशों में लोग चलते चलते सवाल पूछ लेते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे प्रेसिडेंट हो, वो चलते चलते लोग पत्रकार सवाल पूछ लेते हैं और उनकी बातों का पूरी तरीके से सम्मान भी होता है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपको नॉर्वे वगैरह में, ओस्लो में जहाँ पे ये गए, वहां पे पत्रकारिता चरम पे है। जी, वो यहाँ इंडेक्स पे, वो जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स दुनिया भर की है, उसमें नंबर 1 पे है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पत्रकारिता की तो महत्वता हम है, बिल्कुल, तो केवल आप कैसे निजी उम्मीद मीडिया कर नहीं सकते है। हैं वहाँ कैसे बच सकते हैं आप प्रेस से? ये तो पूरे पुख्ता इंतजाम हालांकि किए गए थे, लेकिन फिर भी सवाल खड़ा हो ही गया, सवाल तो चला ही गया। और उसका बिल्कुल ट्विटर हैंडल भी बंद है भारत में, उसका ट्विटर हैंडल भी इंडिया में बंद कर दिया गया, जैसे कॉकरोच पार्टी कर दिया गया। जी जी जी। तो मेरा मानना ये कि आप आवाजों को या अपनी तरफ उठने वाले अनरेस्ट को, जो निकलना चाह रहा है, जो वेंट आउट होने चाह रहा है, उसको रोकिए मत, उसको होने दीजिए। तो इससे आपको मदद मिलती है भाई, प्रेस से मदद मिलती है, आपको उजागर होती हैं चीजें। आप उनको उनको देखिए कि वो प्रेस क्या है, जनता का थर्मामीटर होता है, जनता में उठने वाली आवाज, जनता की हरकत, जनता की करवट, वो आपको बताता है। वो आप उससे सबक लीजिए, आप दबाने से आपको कुछ थोड़ा ही मिल जाएगा। तो ये है, उत्तर प्रदेश में भी काफी हलचल हुई, जैसे हम लोग अभी डिस्कस किए थे पिछली बार, INDI गठबंधन के किसका क्या होगा, कैसे होगा। तो यहाँ भी हलचल है। यहाँ पे आपको पता ही है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रमुख दल समाजवादी पार्टी है जो उससे टक्कर लेता है। और पिछले चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव, कांग्रेस यानी समाजवादी पार्टी ने चुनाव मिलकर लड़ा था, उसके परिणाम भी अच्छे मिले थे। तो ये गठबंधन जारी रहने की ओर अग्रसर है। लेकिन बीच बीच में खबरें आती रहती हैं, जैसा भी पता चला कि कांग्रेस के 2 नेता मायावती से मिलने गए थे, मायावती मिली नहीं। तो इसके पीछे क्या लगता है आपको, क्या है ये मतलब? उसके बाद बड़ी फिर आगे भी चीजें आई कि ये क्यों गए थे, बड़ा मीडिया में उठापटक होने लगी, तो सफाई आने लगी। आखिर है क्या ये पूरा मामला? देखिए, वैसे तो यूपी की राजनीति के बारे में अच्छी तरीके से मालूम है आपको कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही टक्कर रहेगी। जी। कहने के लिए मायावती बसपा का कह सकते हैं 2-4% वोट उनका पास है। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी फ्रंट में न आकर वो नहीं चाहते हैं कि बसपा बीजेपी के साथ में रहे। वो इनडायरेक्टली इनको अप्रोच कर रहे हैं, कहते हैं कि अनऑफिशियली लोग अपने अपने निजी स्तर पे पहुंच गए। अगर बात बन जाती तो कहते थे तो भाई नेतृत्व चाहता था, उन्होंने बात की अपने दूतों के जरिए और बहनजी मान ली। उनको मालूम है कि इसका निगेटिव अगर आएगा तो लोग कहेंगे कि नेतृत्व ने गलत जगह हाथ डाल दिया। अब बात ये हो गई कि जो सांसद हैं तनुज पूनिया और राम प्रकाश राजेंद्र प्रताप गौतम, जो कि हम्म। वो इसके पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष हैं, तो उनको आगे कर दिया। बात नहीं बनी तो कोई बात नहीं, वैसे असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इंडिया ब्लॉक चाहता है कि कोई भी सूरत, कोई भी कमी रह ना जाए, कि लोग ये ना कहें कि आपने बसपा को साथ में क्यों नहीं। आपने अगर पूछा थोड़ी नहीं, बहुत भी आपने तो पूछा, आगे भी तो पूछा नहीं आपने। हाँ, और वैसे भी मायावती साइलेंट रहती हैं किसी भी चुनाव में। पिछले 12 साल के चुनावों में देखिए कितना एक्टिव रही हैं। उनको तो लग रहा है बुढ़ापे में कहीं भाजपा नाराज ना हो जाए और जेल जाना पड़े। तो यही है कि आने वाले
अब 7-8 महीने का समय है और सीधी टक्कर इंडिया ब्लॉक और भारतीय जनता पार्टी का एनडीए है जो वहाँ पे, वो वहाँ पे टक्कर में है। हाँ, एक बात की आशंका हो सकती है, एनडीए के साथ में जो छोटे-छोटे दल हैं, वो हो सकता है पाला बदल दें। क्योंकि उनको मालूम है कि प्रदेश में बहुत ज़्यादा असंतोष है सरकार के प्रति और ख़ास तौर से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में। उनके डिप्टी सीएम ही एक सुर में नहीं बोलते हैं, सरकार कुछ कहती है, डिप्टी सीएम कुछ और कहते हैं। कई मामले हैं जिसको लेकर सरकार की किरकिरी, चाहे वो आपका जो बाबा थे वो आपके जो शंकराचार्य, हाँ, शंकराचार्य जी, तो उनका मसला भी है और अंदर ही अंदर आग सुलग रही है। अब कब ये बम विस्फोट हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव राजनीति का और संभावनाओं का खेल है। एक दूसरे के गुट से इधर से उधर आना-जाना राजनेताओं की फितरत होती है, इसलिए इस चीज़ को बहुत बड़ा नहीं मानना चाहिए। ये मान के चलिए कि परिवर्तन की लहर दिख रही है, लेकिन कितनी तेज़ी से उठेगी, ये अब आने वाला समय 6 महीने का समय बहुत क्रूशियल है। जी, बिल्कुल सही आपने कहा। गोयल जी, आपने बड़ी अंदर की बात बताई कि जो छोटे-छोटे दल हैं एनडीए से वो अलग हो सकते हैं। 1-1, 2-2 विधायक वाले हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और वो इस चीज़ को अच्छी तरह जान रहे हैं। रही बात आईएनडीआई गठबंधन की, यानी इंडिया गठबंधन की, तो वाक़ई सही बात है कि मैंने 2024 का चुनाव देखा। मायावती पहले ही कह देती हैं मैं तो चुनाव अकेले, हमारी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, वो पहले ही ऐलान कर देती हैं। और अभी भी फिर किसी दिन वो प्रेस के माध्यम से ये फिर कहेंगी कि हम तो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। तो ये उनकी फितरत है और वो चुप बैठी है, वो सब पता है कि वो क्यों चुप बैठी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आपको बता दें कि पिछले चुनाव में जो अखिलेश का पीडीए है, उसमें ये जो दलित है, जो डी है, ये वोट अखिलेश को मिला था, क्योंकि सब जान गए थे कि मायावती चुप क्यों बैठी हैं। ये दलित भी जान गया था और वो उसके अंदर भी गुस्सा था, वो वोट ट्रांसफर हुआ था। और कांग्रेस का साथ रहना भी अखिलेश को, यादव को, समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचाया था, इसमें कोई शक नहीं। तो